हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों साइंस जो है वो आप लोगों के नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 में जो है 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को दिया गया है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कि प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब वो ऑक्सीजन में जलता है। ठीक है, यानी कि जब वो ऑक्सीजन में जलता है तो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करता है, ऐसा कौन सा तत्व है। तो सोडियम जो होता है जिसका प्रतीक होता है Na। ठीक है, तो सोडियम जो है जब ऑक्सीजन में जलता है तब वह प्रबल क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि रिक्टर स्केल जो होती है वो किस चीज़ को मापने के लिए काम में ली जाती है। तो रिक्टर स्केल के बारे में हम सभी जानते हैं, 8 क्लास से जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं। रिक्टर स्केल से जो है वो भूकंप की तीव्रता यानी कि अर्थक्वेक इंटेंसिटी मापी जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेडार में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो रेडार होते हैं उनमें कौन सी तरंगों को काम में लिया जाता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है उनका उपयोग रेडार में किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को जो है इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है, यानी कि आपका जो है स्कोर 20 आउट ऑफ कितना रहा। ठीक है, और आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ठीक है, अक्सर जो है हम गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो होते हैं वो उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। ठीक है, तो उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं जिससे कि गर्मी कम लगती है। ठीक है, तो इस कारण से जो है हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है। ठीक है, तो जो परमानेंट हार्डनेस होती है, स्थायी कठोरता जल में, उसका कारण होता है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारे घरों में जो विद्युत परिपथ लगे होते हैं या फिर विद्युत संयंत्र जो भी जोड़े जाते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं, वो समानांतर क्रम में यानी कि पैरेलल क्रम में जो है उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानांतर क्रम में जो है घरों में विद्युत परिपथ या विद्युत संयंत्र को जोड़ा जाता है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि केतली में पानी का गर्म होना किस चीज़ का उदाहरण होता है। ठीक है, यानी कि उष्मा की वो कौन सी प्रक्रिया है कि पानी जो होता है वो केतली में गर्म होता है। ठीक है, तो देखिए पानी का जो केतली में गर्म होना ये जो होता है वो संवहन के कारण होता है। ठीक है, कन्वेक्शन के कारण होता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन के कारण जो है केतली में पानी गर्म होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न दिया गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है वो किसके द्वारा बदला जाता है। ठीक है, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको कन्वर्ट करना है विद्युत ऊर्जा में, तो किस चीज़ का जो है हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि गर्मी में मकान को जो है सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। ठीक है, अक्सर जो है हम गर्मियों में अपने घरों को जो है सफ़ेद रंग करवाने चाहते हैं और सफ़ेद रंग ही करवाते हैं। इसका कारण क्या होता है। ठीक है, देखिए सफ़ेद रंग जो होता है वो उष्मा का अच्छा परावर्तक होता है। ठीक है, जिससे कि गर्मी कम लगती है। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्मा का अच्छा परावर्तक होने के कारण जो है सफ़ेद रंग को यूज़ में लिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। ये नियम जो है किसका नियम है और किसने जो है इसे दिया था। ठीक है, तो देखिए एक ही ताप पर दाब पर जो है
समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या भी जो है वो समान होती है, ये बताया था एवोगैड्रो की परिकल्पना ने। ठीक है, जो एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम था उसमें जो है ये सिद्ध हुआ था कि एक ही ताप एवं दाब पर जो है समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या जो होती है वो भी समान होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, तो देखिए जब हम वायुमंडल के ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं तो होता क्या है कि ताप और दाब जो होते हैं वो दोनों घटने लगते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप और दाब जो है दोनों घटने लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लुढ़कती हुई गेंद जो है वो कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। ठीक है, इसका क्या कारण होता है या फिर किस कारण से ये जो है होता है। अक्सर हम देखते हैं कि एक गेंद जो होती है जब हम फेंकते हैं उसको तो वो थोड़ी दूर लुढ़कती है और उसके बाद में जो है वो रुक जाती है। ठीक है, ऐसा किस कारण से होता है, तो ये जो होता है वो घर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब कोई जहाज नदी में से जो है समुद्र में प्रवेश करता है, यानी कि जो पहले नदी में था अब समुद्र में प्रवेश करता है, तो उसमें क्या होगा। ठीक है, तो जब वो नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो वो ऊपर की ओर थोड़ा उठ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपर की ओर उठ जाता है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। ठीक है, तो देखिए गतिशील पिंड जो होता है वो पृथ्वी में विश्राम की अवस्था में किस कारण से आता है, तो वो आता है घर्षण बल के कारण। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल के कारण या फिर फ्रिक्शन फोर्स के कारण। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्या कारण है कि गेंद जो होती है वो किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। ठीक है, अक्सर हम पहाड़ों वगैरह पर जब गेंद उछालते हैं तो उसमें होता क्या है कि वो समतल इस जमीन के तुलना में जो है पहाड़ों पर अधिक देर तक जो है वो उछलती है। ठीक है, इसका कारण ये होता है क्योंकि जो है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है जिसके कारण जो गेंद होती है वो अधिक समय तक उछलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मात्रा के साथ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता। ठीक है, यानी कि मात्रा जो होती है क्वांटिटी, उसके साथ में जो है कौन सा भौतिक गुण जो होता है वो प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेंसिटी या फिर घनत्व जो है वो प्रभावित नहीं होता है मात्रा के साथ में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिजली के हीटर में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है मैंने भी आप लोगों से टेलीग्राम में पूछा था और आज जो है कम्युनिटी टैब में भी शायद मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, और देखिए और कमेंट में भी जो है एक दोस्त ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि जो है हम नाइक्रोम का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए नाइक्रोम का यूज़ इसलिए किया जाता है, सबसे पहले तो नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता होती है वो अधिक होती है। ठीक है, प्रतिरोधकता उसकी जो होती है वो अधिक होती है। दूसरी बात, नाइक्रोम जो है उसका गलनांक बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है, यानी कि वो गलता नहीं है। ठीक है, और तीसरा, इससे जो क्या होता है कि वो विद्युत धारा जो होती है वो शक्तिशाली विद्युत धारा प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारणों से जो है विद्युत हीटर में जो है या फिर ये हमारे जो हीटर होते हैं उनमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव रीजन्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य जो है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं पराबैंगनी किरणें, सूर्य की रोशनी, गामा किरणें या फिर अवरक्त किरणें। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में से पूछा गया है कि कौन सी तरंग जो है इनमें से उसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो अवरक्त किरणें जो होती है इनका सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होगा, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जब धातु को गर्म किया जाता है यानी कि उसको हीट दी जाती है तो क्या होता है कि उसका जो डेंसिटी होता है वो कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि लो हो जाती है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाती है। ठीक है,
देखिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को दिया गया है कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे मानव के जो हड्डियां होती है या दांत होते हैं उनमें जो रासायनिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट जो है वो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे और आपको वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर जो है आपको इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है @NavyMR एग्ज़ाम। ये लिख करके जो है आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसके बाद में जो है आप ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, और वेबसाइट की लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।